नमस्कार दोस्तों। आज मैं बिहार के एक छोटे से कस्बे जमालपुर में हूँ। मैं अपने मित्र अजय ब्रह्मात्मज के साथ बिहार में यात्रा कर रहा हूँ। श्याम जी जो है हिंदी के प्राध्यापक रहे हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे हैं, अभी रिटायर्ड हैं। तो हमने सोचा कि उनसे बातचीत की जाए। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर श्याम भगत से, जो हिंदी में कविताएं लिखते हैं श्याम दिवाकर के नाम से। के लिए बहुत खुशी की बात है और इतने दिनों के परिचय के बावजूद कभी मिलना नहीं हो सका गांव में। हाँ। तो आज आपसे गांव में मिल रहे हैं तो अच्छा लग रहा है जी, नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा नाम रवि शेखर है और मेरा शौक है कि मैं लोगों से बातचीत करूं। बहुत अच्छा। और ये बातचीत का सिलसिला जो है काफ़ी सालों से चल रहा है। जी हाँ। और तब कैमरे अलग हुआ करते थे और मैं जब बनारस जाता था तो मैंने अपने एक प्रिय शिक्षक का इंटरव्यू किया जी। जो उम्र में मुझसे बड़े थे। मैं उनके घर गया, वो मुझे देख के बहुत खुश हुए। फिर मैंने कहा कि मुझे इस तरह से थोड़ी बातचीत आपसे रिकॉर्ड करनी है, तो बड़े खुश हुए और हमने बात की। और बुजुर्ग तो हो ही गए थे। तो जब मैंने थिएटर करना शुरू किया था, रंगमंच पर अभिनय करना शुरू किया था, कक्षा 10वीं में पढ़ता था, तो वो बड़े स्मार्ट टीचर थे। उस वक्त वो सूट वूट पहन के टाई वाई लगा के स्कूल आते थे और थिएटर वो भी करते थे, अभिनय करते थे। तो उनसे मैं बहुत प्रभावित था। फिर जैसे जैसे बड़ा हुआ मैंने उनके साथ अभिनय भी किया और मेरा बड़ा मन था कि मैं उनके साथ बातचीत रिकॉर्ड करूं। तो जैसे किसी मित्र को कहना है कि ये हमारे टीचर हैं और उनके साथ हमने जो है थिएटर शुरू किया था, तो वो वीडियो मेरे पास है है ना। तो मेरा ये मन होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बातचीत करूं, और ख़ास तौर से ऐसे लोग जो मीडिया के निगाह में नहीं आते हैं, जो साधारण लोग हैं, हमारे आपके जैसे लोग। तो चूँकि अजय जी बहुत जो है नामी गिरामी लोगों से बातचीत करते हैं, तो मैं कहता हूं कि मैं उन लोगों से बातचीत करता हूं जिनसे मैं बैठ के आराम से मैं कहूं और वो तैयार हो जाएं। ऐसा नहीं है कि उनके पास समय है, नहीं है। तो संक्षेप में आप अपने बारे में बताएं शुरू में, तो हमारी बातचीत का सिलसिला शुरू हो, या आपको कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। मैं 1950 में मुंगेर जिला में एक छोटा सा गांव है परसंडो करके, मैं वहाँ पैदा हुआ। हाँ, छोटे खेतिहर किसान थे पिताजी। हम लोग 5 भाई और 2 बहन थी। तो बाबूजी के पास आर्थिक साधन नहीं था, पर उन्होंने एक संकल्प लिया था कि अपने बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा। तो होता क्या था कि खेत से जो आय होती थी वो खाने पीने में ख़त्म हो गया, पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे नहीं बचते थे। तो पिताजी हर साल 5 कट्ठा, 10 कट्ठा, 2 कट्ठा ज़मीन बेच देते थे और उससे पढ़ाई चलती है। तो बड़े भाई की इंजीनियरिंग की पढ़ाई हुई, फिर उनके बाद के भाई की ग्रेजुएशन की पढ़ाई हुई। आप अपना भी नाम बताएं और अपने सारे भाइयों का नाम बताएं। और उसमें फिर मेरी भी पढ़ाई हुई। हम लोग 5 भाई थे। सबसे बड़े भाई श्री नरेश भगत जी, वो इंजीनियर हुए और सुपरिटेंडेंट होकर रिटायर हुए। वो अभी पटना रहते हैं और यहाँ भी रहते हैं। ये पूरा कैंपस हम लोग का है, इसमें कोई दूसरे लोग नहीं हैं। अच्छा। हाँ, तो सब भाई यहीं रहते हैं। जो कहीं बाहर से घूम फिर के आ गए, जैसे उड़ी जहाज के पंछी, उस तरह से यहाँ आ जाते हैं, तो यहाँ रहते हैं। मैंने वो 10वीं की परीक्षा पास की। तो उस समय प्रथम श्रेणी में मैं उत्तीर्ण हुआ। तो गांव में काफ़ी चर्चा हुई कि अमुक आदमी के बेटा का रिजल्ट ऐसा हुआ है। मैंने गांव में उस समय सेकंड क्लास ज़्यादा हुआ करते थे। तो आपका नंबर आपके भाइयों में दूसरा था? तीसरा। तो दूसरे भाई क्या करते? दूसरे भाई का व्यवसाय है। हाँ। तो और आपका तीसरा, उसके बाद? तीसरा के बाद चौथा जो अभी नीचे है भाई, हाँ। वो उनका भी व्यवसाय हार्डवेयर का। हाँ। और 5वां भाई दिल्ली में रहता है, जो फिल्म राइटर प्लस। अच्छा अच्छा। वो जो काम करते हैं वो अजय जानते, विवाह जानते हैं। क्या शुभ नाम उनका हुआ? अनादि नाम से करते हैं। अनादि नाम। हाँ। उनकी अभी फिल्म भी आई है 1-2 जी। एक पिंटू की पप्पी करके फिल्म आई है। अच्छा अच्छा। और एक शॉर्ट फिल्म भी उन्होंने बनाई है जो पूरे विश्व में काफ़ी प्रसिद्धि मिली है उस शॉर्ट फिल्म को। जी। तो वो बम्बई में रहते हैं। अजय जी के घर के पास पाटलिपुत्रा में। अच्छा अच्छा। पास ही में रहते हैं। जी।
तो आप बात कर रहे थे कि आप फर्स्ट क्लास में पास हुए। पास हुए। जी। तो वहाँ से फिर मेरी इच्छा हुई कि पढ़ाई लिखाई करके मैं क्या करूँगा, और उस समय थोड़ा ग्रामीण सुधार और गांव में थोड़ी अच्छी स्थिति हो आम आदमी की, तो ये जुनून सा था। तो फिर मैंने 2-3 साल पढ़ाई छोड़ दी। अच्छा। और गांव में रहा, और अपने तय अथक कोशिश की मैंने कि गांव में जातीय हिंसा और जातिवाद से थोड़ा ऊपर उठकर कुछ लोग बढ़ सकें, बच्चे लोग पढ़ लिख सकें, और एक भाईचारा हो, और लोग एक जगह बैठे, जैसे गांव में चौपाल होता है, चैता, कजरी, रामधुन, ठाकुरवा। तो देखा मैंने कि धीरे 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 ये जितना भी प्रयास किए जाओ, वह दौर आ रहा था, धीरे लालू जी के रिजिम का आ रहा था धीरे धीरे, तो लोग विभक्त हो जा रहे थे, और कुछ हमारी मेहनत का कुछ फल नहीं, कुछ रंग नहीं हो रहा। तो फिर थोड़ा जी उचाट हुआ, तो मैंने एडमिशन लिया इंटर में। कहाँ पे? रांची यूनिवर्सिटी गिरिडीह में। जी। तो इंटर में प्री हमने किया मैथ से, पार्ट 1 किया मैंने बायो से, और फिर लिटरेचर की रुझान और कहिए उसके प्रति झुकाव बचपन से ही था। तो मैंने बीए में एडमिशन लिया, और फिर प्रिंसिपल हिंदी एक होती है, उसकी परीक्षा पास करनी पड़ी, तभी एडमिशन हुआ मेरा बीए में, कंडीशनल। तो वहाँ मैंने फिर टॉप किया यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन में, और एमए में भी मैंने टॉप किया, और पास किए भी 2-3 महीना ही नहीं हुआ था कि फिर मेरी सर्विस लग गई। ओह। तो मैं आ गया, जॉब में आ गया। मेरी पहली पोस्टिंग यहाँ से 25 किलोमीटर दूर सुल्तानगंज, एक फेमस जगह है तीर्थयात्रियों के लिए, बाबा धाम जो जल लेकर जाते हैं। जी। तो वहाँ मुरारका कॉलेज है, वहाँ मैं प्राध्यापक के रूप में आया, और इसी बीच मैंने 1 साल 2 साल के भीतर पीएचडी की डिग्री प्राप्त कर ली। तो वहाँ से 1978 में मैंने ज्वाइन किया लेक्चरशिप। 1985 में मेरा तबादला हो गया मुंगेर के कॉलेज में, RDNTJ कॉलेज जी। अपने समय का बेहद फेमस कॉलेज है ये। तो मैं यहाँ रहा 78 से 86 तक। 86 में मैं रीडर हो गया, और 94 में मैं प्रोफेसर हो गया। उसके कुछ शर्तें होती हैं सर, कि अपना पीएचडी होना चाहिए, 2 या 3 या 4 आपके साथ पीएचडी प्रोड्यूस होना चाहिए, कुछ आर्टिकल होना चाहिए। तो उन शर्तों को मैंने पूरा किया, या कर रहे थे, तो सब कुछ हो गया। 94 से मैं प्रोफेसर के पद पे रहा, और 2009 में फिर मेरा यहाँ से तबादला हो गया यूनिवर्सिटी पीजी डिपार्टमेंट में, पोस्ट ग्रेजुएट में। 2015 में मैं सेवानिवृत्त हुआ वहाँ से जी। और तब से कभी जमालपुर, कभी बॉम्बे, कभी अमेरिका, इस तरह से दौरा चलता रहता है। ज़्यादा टाइम बॉम्बे ही रहता हूँ जी। बड़ा लड़का बॉम्बे में है, तो ज़्यादा टाइम वहीं रहता हूँ। जी, आप सबसे पहले शुरू करें, आपने जब गांव छोड़ा होगा तो हॉस्टल में रहे या? हॉस्टल में रहे। तो उस वक्त का हॉस्टल लाइफ के बारे में कुछ बताएं। उस समय का हॉस्टल लाइफ सर बहुत कठिन हुआ करता था। मैंने हॉस्टल में सुपरिटेंडेंट भी रहा करते थे, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और प्राइम सुपरिटेंडेंट। जी जी। तो दोनों का क्वार्टर वहीं होता था। तो आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते थे जो स्वतंत्रता या स्वच्छंदता चाहिए विद्यार्थी जीवन में। जी। वो 24 घंटे उनकी निगाह रहती थी कि कौन क्या करता है। तो बहुत बंधा हुआ सा जीवन था। और एक आप अच्छे विद्यार्थी रहे होंगे जी, पढ़ने और से जी चल रहा था, सही में रहे होंगे, उसके बिना तो इतना नहीं होगा। हाँ, एकेडमिशियन के हिसाब से सर अच्छा था मैं। बाकी अच्छा तो कोई सीमा नहीं है सर। जी जी जी। तो हम जो है सीधे बात करते हैं। हमारे एक जब मैं इंटर की पढ़ाई कर रहा था तो हमारे शिक्षक थे श्री हंसराज त्रिपाठी जी, जो हिंदी पढ़ाते थे जी, और उनको इतनी कविताएं याद थी जी, तो शायद आपको भी होंगी। कविताएं मैं लिखता हूँ सर, मगर उस तरह से याद नहीं रहती हैं। या नहीं, आप अभी मैं आपके कविताओं की बात नहीं कर रहा, अभी मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो आप पढ़ाते रहे होंगे। जी जी। तो उनके बारे में थोड़ा बताइए, क्या पढ़ाने में आपको बहुत रस आता था? मैं अधिकतर सर कहानियाँ पढ़ाता था जी, और प्रेमचंद मेरा बहुत प्रिय विषय रहा है। प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़ाता था जी। और एमए के स्तर पर मैं नागार्जुन को पढ़ाता था, वाह, कबीर को पढ़ाता था जी,
और भाषा विज्ञान पढ़ाता था। तो एमए कुछ- के स्तर पर ये था। तो कुछ कविताएं जो आपकी प्रिय कविताएं इन लोगों की हों, या कहानियों के जो कुछ बातें जो आप बताना चाहें, तो ये रोचक होगा। प्रेमचंद की कुछ कहानियां, जैसे पंच परमेश्वर, जी जी जी, वो बूढ़ी मेरी भी काकी, प्रिय कहानी है, बिल्कुल। बूढ़ी काकी, हाँ। ईदगाह, ठाकुर का कुआं, अलग्योझा, जी। ये सब ऐसी कहानियां हैं सर जिसमें जीवन का सार निहित है। यदि आप डूबना चाहें, कफन डूबना चाहें उन कहानियों में, पूस की तो रात। आपको पूस की रात लगेगा कि जीवन किस तरह से निर्मम है, कठोर है, आम आदमी कैसे सरवाइव करेगा। तो प्रेमचंद मुझे इसलिए प्रिय है कि उन्होंने वस्तु स्थिति को पूरी तरह से समझा है, बिल्कुल। आम आदमी के जीवन को समझा है, और बड़े लोग जो मुलायमियत दिखाते हैं, जो छोटों के प्रति आदर और स्नेह दिखाते हैं, जी। वह एक फरेब, एक धोखा है, और उनको हर हाल में उनका शोषण ही चाहिए, दूसरा और कुछ नहीं चाहिए। और ये जो है प्रेमचंद जी ने कल्पनाशीलता से नहीं लिखा है, नहीं लिखा है। उन्होंने बहुत गूढ़ ऑब्जर्वेशन उनका था। प्रेमचंद जब मरे सर, तो उनके खाते में 501 रुपये या कुछ रुपये थे। और एक बार की घटना है कि प्रेमचंद जी का फोटो सेशन होना था, शिवरानी देवी से विवाह हो गया था उनका, तो वो जो तैयार हुए, तो उनके जूते चमरौंधे जूते थे और फटे हुए, और ड्रेस भी, तो जो आदमी तैयार होके उतना खूबसूरत लग रहे थे, तो उनकी माली हालत क्या होगी, बिल्कुल। इसको समझा जा सकता है। जी बिल्कुल। नहीं, प्रेमचंद तो मेरे बहुत प्रिय लेखक हैं, अभी भी हैं, प्रिय लेखक तो हैं। और बनारस में जो है, चूँकि मेरी पैदाइश है, तो मुझे याद है एक सन जो है हमारे एस अतिवल हुआ करते थे बनारस में, पत्रकार और फोटोग्राफर थे। तो उन्होंने ये शुरू किया था कि 31 जुलाई को हम लोग प्रेमचंद के गांव की यात्रा करें पैदल। जी जी, लम्ही जाएंगे। लम्ही जाएंगे। तो ये जब तक मैं बनारस में था, मैं सबसे पहले उनके साथ में गया था, और बारिश के दिन थे, सब लोग छाता लेके गए थे, सारे दोस्त लोग और दूसरे लेखक पत्रकार। तो और प्रेमचंद तो प्रिय रचनाकार तो हमारे रहे ही हैं। फिर बाद में उनके पुत्र से हमारी दोस्ती हुई, और फिर उनसे काफ़ी पत्राचार हुआ। उस समय तो अमृत राय जी से, अमृत राय या जी, श्रीपद राय जी से, अमृत राय जी से, अमृत राय जी से, अमृत राय जी से जो है काफ़ी, वो चिट्ठियाँ लिखने पर वो जवाब देते थे, तो काफ़ी उस वक्त अच्छा लगता था कि अमृत राय जी की चिट्ठी आई। जी, बात हो रही है जी। हाँ बिल्कुल। फिर कलम का सिपाही भी मैंने पढ़ा, तो प्रेमचंद के जीवन के बारे में बहुत सारी बातें पता लगी। मेरे साथ क्या हुआ था कि मैंने हिंदी साहित्य में कोई पढ़ाई नहीं की है, लेकिन हमारे पिताजी ने हमारी माँ को जो है पढ़ाया, तो वो सारी किताबें घर में होती थी, तो मेरी सब पढ़ी हुई हैं। जी जी जी। तो एक जो है उस रास्ते से मेरा साहित्य का अध्ययन था। मेरा यह मानना है रवि जी कि साहित्य पढ़ने से नहीं आने को नहीं आता, बिल्कुल। साहित्य तो बाय बर्थ चीज आती है, वो भीतर कुछ ऐसी चीज रहती है कि बेचैन कर। मैंने मेडिकल का एग्जाम कंप्लीट करके छोड़ा। अच्छा। इंटर के बाद मैं चला गया था, कोचिंग किया, चौहान कोचिंग सर्किल है पटना में। रिजल्ट के बाद मैंने छोड़ा, क्योंकि मुझे कहीं मन ही नहीं लगता था साहित्य छोड़ के। तो इस तरह से साहित्य में आना हुआ मेरा। तो मेरा रुझान जो है पत्रकारिता और फोटोग्राफी की ओर हो गया था, जिसकी वजह से जो है मुझे लगा कि बाद में मैं फिल्में बनाने की ओर आकर्षित हुआ और उसको सीखा और फिल्में बनाई भी। बहरहाल हम आपकी कुछ कविताएं सुने, और वो सुने जो भी आप सुनाना चाहें। कविताएं सुनाएं सर? जी। मैं कविताएं जो लिखता हूँ सर, मेरी कविताओं का सार बस इतना ही होता है कि आम आदमी का जीवन, जी, उनका दुख और सत्ता की बेईमानी, बस इतना ही रहता है मेरी कविता में सर, और कुछ नहीं रहता है। हाँ। तो एक दो कविता मैं सुनाऊं जी। अभी मैं बम्बई में था तो एक कविता मैंने पढ़ी थी, थोड़ी लंबी, काफ़ी चर्चित हुई है वो कविता। जी। तो मैं सुनाता हूँ कि बम्बई में आम आदमी का जीवन क्या है। जी। दिखाता हूँ मैं। रोशनी का शहर, ये कविता का शीर्षक है। रात को दिन दिखाने वाली रोशनी के बावजूद स्याह अंधेरे में डूबा है रोशनी का यह शहर।
हर गली, हर नाका, हर मोहल्ले में पसरा है यह स्याह अंधेरा। जो देखना हो आपको इस अंधेरे का चेहरा, तो देखना होगा सड़क किनारे फूल, अगरबत्ती, रुमाल या इस जैसी ही कोई सस्ती सी चीज़ बेचते 9-10 साल के उस बच्चे को, जिसकी हथेलियों पर समय ने भूख रख दी है। रोटी की चिंता ने जिसके कोमल भावों को बेदर्दी से मिटाया है, और फिर लिख दी है जिसके चेहरे पर एक अंतहीन त्रासद कहानी। अंधेरा अब इतना चमकदार हो गया है कि वह खुली आंखों नहीं दिखता। आंखें बंद कर देखिए नौकरी के 10 वर्ष से ज़्यादा गुजर चुके उस शख्स को, जिसने अभी अभी भागकर अपनी ट्रेन पकड़ी है। ट्रेन पकड़ लेने का उसका संतोष फरेबी है। इस फरेब के पीछे छुपा रखी है उसने अपने अथक प्रयास के बावजूद रोशनी के इस शहर में घर न खरीद पाने की कुंठा, बच्चे को इस अच्छे स्कूल में न भेज पाने की कसक, शादी की सालगिरह पर पत्नी को एक अच्छी साड़ी न दिले पाने की गिलानी, बदलना है रोज़ हैंग होने वाले फ़ोन, या जन्मदिन पर बच्चे को बाहर घुमाने ले जाने का निभाना है वादा। इस कसमकस में जीते उस शख्स के उदास झील से थरथराते चेहरे के स्याह अंधेरे को पढ़ पाना कहाँ आसान होगा। यहाँ वहाँ ना जाने कहाँ कहाँ कितने रंगों में पसरा है यह अंधेरा। जो देखना हो उसके अलग अलग रूपों को, तो देखना होगा ओल्ड एज होम के बरामदे में गुमसुम बैठे निर्विकार भाव से शून्य में ताकते उस बुजुर्ग को, बरसों पहले जिसे बेटे ने किसी अपने दायरे से बाहर कर दिया है। देखना होगा पार्क में बैठे पद्मासन का बहाना करती उस माँ की आंखों को, जिसमें जल्द आने का बहाना कर विदेश में जा बसे बेटे की यादें आंसू बन उमड़ रही है। नितांत अकेलापन और बेटे की बेवफाई जिसे जीने नहीं देती, और कभी न कभी लौटकर आने की उम्मीद जिसे मरने नहीं देती। अंधेरे का संसार यहाँ खत्म नहीं होता। उसकी दूर दूर तक फैली बाहों में आलीशान बंगलों और गगनचुंबी इमारतों का अंधेरा कुछ और है, तो झुग्गी झोपड़ी और फुटपाथों का अंधेरा कुछ और है। सौंदर्य संसारों का अंधेरा कुछ और है, तो देह बाजारों का अंधेरा कुछ और है। कहते हैं तुम्हें जानने वाले शायर, तुम्हें मानने वाले विचारक बतलाते हैं कि यह अधूरा सच है। मेरे दोस्त, सच कभी अधूरा नहीं होता। सच केवल सच होता है। अंधेरा अंधेरा बस अंधेरा, अंधेरे की गिरफ्त में है हर गली नुक्कड़। समय का हर पहर दिन को रात बना देने वाली रोशनी के बावजूद स्याह अंधेरे में डूबा है रोशनी का यह शहर, रोशनी का यह शहर। वाह, एकदम निराला जी की याद आ गई। आपकी कविता सीधे उसी सुर में जाके जुड़ती है। मैं कभी सर घुमा के कुछ नहीं कह पाता हूँ। मुझे लगता है कि जो सच है सीधे कहना ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल, हाँ। मेरी कोई भी कविता आप सुनेंगे या कि मेरे जो किताबें प्रकाशित है, कोई भी कविता आप देखेंगे, सब में एकदम सपाट है, कुछ ज़्यादा काम काज उसमें ज़्यादा कारीगरी नहीं की गई है। आपके प्रिय कवि कौन से हैं वैसे? मेरे प्रिय कवि सर नागार्जुन हैं। हाँ, तो नागार्जुन के बारे में बताइए। आप तो उनके साथ वक्त भी बताया होगा आपने कि नागार्जुन जी की तस्वीरें मैंने भी खींची थी बहुत साल पहले। काशीनाथ जी के यहाँ वो आए थे बनारस में। नागार्जुन की कविता मुझे इसलिए पसंद है सर जी कि बहुत साफ गोई से बात कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट कहते हैं। अब वो कितनी फेमस कविता है, इंदिरा जी क्या हुआ आपको, खा गई बेटे को तार दिया बाप को, इंदिरा जी क्या हुआ आपको। तो उनकी कविताओं में जो साफ गोई है, और उनकी कविताओं में बनावटीपन कुछ ऐसा नहीं है। जो लिखते हैं वही वो जीते हैं। और लगता है कि जैसे बच्चा हो ना, मुंह पे ब्लंटली कुछ भी बोल देने वाला बिना। तो एक बार जब मैं मुरारका कॉलेज में था तो आए थे, 2-3 दिन वहाँ रहे थे। कॉलेज में कोई शताब्दी समारोह वगैरह था किसी का, तो उसमें आयोजन में तो उन्होंने कहा कि मैं अभी 20-25 दिन से दातुन नहीं कर रहा हूँ। तो पूछा गया सर कि दातुन नहीं कर रहे हैं तो बदबू आएगा। तो उन्होंने कहा कि हमारे दांत 60-65, 40-50 होते होते टूट जाते हैं, बैलों के दांत कहाँ टूटते हैं, भैंसों के दांत कहाँ टूटते हैं, तो वो कौन सा ब्रश करते हैं। मैं प्रयोग करके देखता हूँ कि आखिर दातुन नहीं करने से क्या होगा। उन्होंने बताया कि मैंने
बरसों इमली की लकड़ी से खाना बनाया। लोग बोलते हैं इमली का लकड़ी से खाना बनाएंगे तो कुष्ठ रोग होगा, मैं वो प्रयोग करके देखता हूँ। तो वो जो लिखते थे वही जीते थे। उनको पसंद करने की सबसे सही बात यही है, वो अच्छे लगते थे। तो नागार्जुन भी पढ़ाते भी थे आप? नागार्जुन तो कैसे पढ़ाते थे, जरा बताइए ना। एकदम इनफॉर्मल होके बात करिए, हाँ, कैमरे को भूल जाइए जी। कोई भी कविता उनकी उठाइए सर, जी। उनकी कविताओं में ऐसा कुछ नहीं है, पेंच कुछ भी नहीं, सीधा है। हाँ हाँ हाँ। एक टीचर गांव में बहाल हुआ है, उनकी एक कविता है, गांव में बहाल हुआ है। वह इतना कम वेतन है कि कर्मी का साग जो तालाब वगैरह में फैल जाता है लत्तड़ जैसे, वो खाता है, उसके पेट में दर्द होता है, बीमार होता है और मर जाता है। और उस टीचर से पढ़ने वाले बच्चों के बारे में अभिभावक उम्मीद करते हैं कि वो IAS बनेगा, IPS बनेगा, डॉक्टर बनेगा और प्रोफेसर बनेगा। जिसको कि 2 जून की रोटी अपने परिवार को जो शिक्षक नहीं दे पाता है, वह क्या पढ़ाएगा और कितना पढ़ाएगा। उसका ध्यान, उसकी चिंता तो सारा दिन यह है कि शाम में जो लौट कर मैं घर जाऊंगा तो उस समय कुछ हमारे हाथ में हो कि मैं कुछ गेहूं चावल आटा खरीद के जा सकूं कि मेरे बच्चों का पेट भर सके। तो नागार्जुन की कविता की खास बात यह है सर कि वो बहुत साफ गोई, बहुत स्ट्रेट बोलते थे, जीते थे जीवन को, और छोटी सी छोटी चीज उनके निगाह में रहती थी, कुछ चुपती नहीं थी उनकी निगाह से। आप चाहें तो कोई उनकी किताब लेके भी उनकी कविताएं कुछ सुना सकते हैं, अगर आपको सीधे तो याद नहीं हो। निकालनी होगी सर उससे किताबें। हाँ, संभव है। हाँ, संभव तो हो ही जाएगा। हाँ, तो कर लीजिए। देखिए, एक बहुत फेमस कविता है, भेड़िया के चरणों में। पा गए हैं एक सुदृढ़ सुनिश्चित अवलंब, सदियों बाद इस देश में रजोगुण और तमोगुण समन्वित समेकित तौर पर नए महाप्रभुओं के 150-250 खानदान बैठ गए हैं जमकर सीने पर। बहुजन समाज के कूड़ों के ढेर पर निकल आए हैं कुकुरमुत्ते, बहुरंगी छतरियों वाले उन्हीं के इंगित स्फूर्ति भर रहे हैं। जहरीले सांपों में, हिंस जंतुओं में दूर एक टेकरी पर विराजमान है मादा भेड़िया, अभी अभी सलाम बजा के निकल गए हैं। सिंह, बाघ, रीछ, भालू, गीदड़ गर्वीली चितवन में इधर उधर देख रही है मादा भेड़िया। यह लो झूमता झामता आ पहुँचा छोटे बड़े मंझोले हाथियों का झुंड, सबकी सूंडें ऊंची उठी है। आए हैं वे सतदल कमलों की भेंट चढ़ाने भेड़िया के चरणों में, भेड़िया के चरणों में। वाह। इंदिरा गांधी पर लिखी गई ये कविता है। तो मैंने जो बात कही थी कि बहुत सपाट, बहुत सीधे लिखते हैं, तो साहित्य से जिनका सरोकार है ये कविता को पढ़कर वो खुद समझ जाएंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। इतने दिनों के बाद प्रजातंत्र का जो स्वरूप हुआ है वो स्पष्ट दिखता है इस कविता में। जी 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 सर, हम लोगों की पीढ़ी के समय जब हम लोग जवान हो रहे थे तो घर परिवार में पिता के संबंध बच्चों से अलग हुआ करते थे। आपके पिता के साथ आपके कैसे संबंध थे, और अभी आपके बच्चों के साथ जो संबंध हैं वो कैसे देखते हैं आप? क्या फ़र्क था, पहले कैसा था और अभी कैसा? बहुत अंतर आ गया है सर जी। पहले पिता के साथ एक ऐसा लगाव होता है जिसको कोई नाम नहीं दिया जा सकता है। बाबूजी सुबह से शाम तक खेत में रहते थे, जब आते थे तो हम 5 भाइयों में जिस दिन बाबूजी का पैर दबाने का सौभाग्य जिसको मिल जाता था वह अपने को बहुत खुश पाता था, लगता था कि पिताजी के ज़्यादा करीब हुआ है। तो हम भाइयों में होड़ लगी रहती थी, आज बाबूजी को मालिश मैं करूँगा, तेल उनको मैं लगाऊँगा, पैर में उनको दबाऊँगा। और आज के बच्चे, जब मैं बॉम्बे में रहता हूँ, तबीयत मेरी ख़राब होती है तो बच्चे कहते हैं पिताजी, बाबा, पापा, ये पास में तो डॉक्टर है, आप चले जाएंगे ना, कोई दिक्कत होगी? मुझे जो काम पे जाना है, मुझे ड्यूटी देखनी है। तो ये फ़र्क है सर। पहले यदि मेरी तबीयत ख़राब होती थी, पिताजी कांधे पे बिठा के हॉस्पिटल ले जाते थे आधा किलोमीटर कि बच्चे को चलने में तकलीफ़ ना हो। और आज घर के पास डॉक्टर है, इतना भी वक्त बच्चे को नहीं मिलता है कि वो साथ चले और दिखा के जाए। तो आप तो चले जाएंगे, आप तो पढ़े लिखे हैं, आपको क्या दिक्कत है?
तो अंतर तो है सर, पीढ़ियों का फ़र्क तो है, लोग बदलते हैं, ज़माना भी बदलता है, रिश्ते भी बदलते हैं, रिश्तों के मायने भी बदल जाते हैं, तो वही है। आपको अपने बच्चों को कुछ बात बतानी हो जो आपको लगता है कि आपने डायरेक्ट नहीं बताया उनको, तो ऐसी कोई बात आप बता सकते हैं हमें कि आप जो चाहते हैं कि आप अपने बच्चों से फ्रीली ये बात कह पाएँ तो कितना अच्छा रहे? मैं कहता हूँ है सर, सामने भी कहता हूँ जी। कि जिस तरह से रिश्ते का निर्वाह मैंने किया है, मेरे 5 भाई हैं सर, तो 2 भाई काफ़ी अमीर हो गए, 2 भाई काफ़ी गरीब रह गए। तो मैंने कभी उनको यह एहसास नहीं होने दिया, जैसे भी आप पूछेंगे, जी। कभी यह एहसास नहीं होने दिया कि मैं अमीर हो गया हूँ और वे गरीब हैं। ज़मीन मैंने खरीदी, मकान बनाकर मैंने दिया, उनके बच्चों को पढ़ाया, उनके बच्चों की नौकरी लगाई, और आज भी मेरी कोशिश यह रहती है कि उनको वैसी कोई कसक न रह जाए कि काश मैं भी थोड़ा और अच्छी स्थिति में होता। मगर हमारे बच्चों में वह चीज़ नहीं है। एक बच्चा दुबई रहता है, दूसरा बॉम्बे रहता है, तीसरा अमेरिका रहता है, तीनों में महीनों बात नहीं होती है। और कभी बच्चों से कहते हैं कि बहन से बात हुई, भाई से बात हुई, तो बोलते हैं अच्छा ज़रूरत होगी तो बात कर लेंगे ना, आप क्यों चिंतित हैं। तो अभी ज़रूरत पर रिश्ते हैं, सहज भाव के रिश्ते नहीं रह गए हैं। सही बात है। बेटे और बेटियों के बारे में, पहले बेटे बेटियों के से व्यवहार अलग रहता था, पालने में भी वो अलग रहते थे। उसके बाद आपने अपने बच्चों को पाला तो? मैंने सर बराबर सबको पाला जी। सबको पढ़ाया जहाँ तक वो पढ़ना चाह रहे थे। तीनों बच्चे चाह रहे थे MBA करना, तीनों ने MBA किया, 2 पूना से, 1 बॉम्बे से। तीनों अच्छे जॉब में थे, तीनों अपना अच्छे से जॉब कर भी रहे हैं। बेटी भी जॉब में रही, वहाँ अमेरिका में जाके थोड़े दिन तक, बाद में उसने अपना व्यवसाय कुछ कर लिया है, तो वो कर लिया है। बच्चे दोनों जॉब में हैं, अपना काम कर रहे हैं। तो अमेरिका सबसे पहले आप कब गए? 2018 में मैं गया था। आप बताइए थोड़े। एक गांव से व्यक्ति, किसान का बेटा, हवाई जहाज़ में बैठ के अमेरिका जा रहा है। हाँ, अचंभा तो था। हाँ। अचंभा तो था जी। मैं गया सर यहाँ से, तो लंदन पहले उतरा हिथरो से, वहाँ से हवाई जहाज़ लेट हो गया 3 घंटे। तो किसी तरह पूछते पाछते, और जो व्हील चेयर था मेरे साथ, उसने वहाँ तक पहुँचाया कि मैं बैठ सका उसमें। तो जाके उसने हमको जहाँ उतारा, वो जगह थी कुछ, कोई नाम नहीं याद आ रहा है, तो वहाँ उतारा, तो उनको जाके मैंने दिया अपना कि मुझे जाना है डेनवर, ये मेरा नंबर है। सबसे पहले मैंने दिया उनको, और टेक्सास में उतारा। हाँ। तो उनको दिया, तो बोला ओके आई विल कॉल। तो आई विल कॉल जो बोला सर, वह भी समझने में मुझको दिक्कत हुई। तो मैं देख के बैठा रहा। तो हवाई जहाज़ फिर आया करीब 2-2.5 घंटे बाद। तो उसने पुकारा, मिसेज रनाया, रीता रानी नाम है मेरी पत्नी का, मिसेज रनाया। तो मैंने सोचा किसी को बुला रहे होंगे, मिस्टर भगत, मिस्टर SD भगत। तो मैं गया, बोला आप चलिए, आपका आ गया, बुकिंग है आपका, इस तरह से। बोला मेरी पत्नी। तो बोले आपकी पत्नी का क्या नाम है? वो बोल रहे थे जिस भाषा में, तो बोले रीता रानी। बोला मैं तो कब से 2 घंटे से आपको आवाज़ दे रहा हूँ, मिसेज रनाया। तो मैंने वहाँ ईमानदारी देखी सर कि 18 आदमी को ही उस फ्लाइट में जगह मिलनी थी, 1.5 लोग थे जो वेटिंग में थे। तो चूंकि सबसे पहले मैंने अपना इनरोल कराया था कि मेरा फ्लाइट मिस हुआ हुआ है और उसके वैकल्पिक व्यवस्था मेरी ये होगी, तो सबसे आगे ले जाके मुझको खड़ा किया वो जाके, कि नहीं इन्होंने सबसे पहले मेरा नाम दिया है और ये मेरी भाषा की वजह से नहीं समझ पा रहे थे, सबसे आगे किया, 18 को पीछे किया। तो वो उसकी ईमानदारी देखी मैंने उस फ्लाइट वाले की। दूसरे सर, अमेरिका में रिश्ता बहुत गौन है सर, पड़ोसियों से, पड़ोस नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैं पड़ोस में रहा और 6 महीना रहा, मैं उनका नाम भी नहीं जान पाया जो पड़ोसी थे। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, सफाई बहुत अच्छी है,
लोग एक दूसरे की सुविधा का बहुत ख्याल रखते हैं, सिविक लाइफ बहुत अच्छा है, लोग वेल कल्चर्ड हैं। पर वह वेल कल्चर जो दिखता है इतना रूखा है कि वह जमता नहीं है, उतना भी साफ सुथरा नहीं जमता है। थोड़ा दोस्त मिले, थोड़ा झगड़े, थोड़ा गपशप किए, थोड़ी बातें की, थोड़ी फुर्सत में समय बिताए, वैसा कुछ नहीं है। वो तो किसी को किसी से कोई मतलब नहीं, सब नहीं, और अपने खास काम। तौर से जब यहाँ से हम लोग जाएंगे तो हम लोगों का वहाँ वो नहीं है ना। अब लगता समाज था में। कहाँ गप, किन से गप करें। बिल्कुल। तो क्या करता था मैं, खुरपी या कुदाल लेकर सर, जो उसका कोटियाट था उसमें मकई लगा दिया, थोड़ा सा फूल लगा दिया, थोड़ा सा साग लगा दिया, बड़े मन ही नहीं लगता था। क्या करूं मैं। तो थोड़ी दिक्कत थी, हम लोग के लिए जम नहीं रहा था। तो और क्या, और घूमने में क्या क्या घूमा, क्या क्या देखा? ये तो एक जेनेरिक सारे लोगों का ऑब्जर्वेशन है। घूमा सर, जैसे कि पहाड़ पे गया, सैंड ड्यून एक जगह है जहाँ की आश्चर्य है, बर्फ के पहाड़ हैं चारों तरफ, और सैंड ड्यून में बालू का टीला लगता है, और दुनिया का सबसे पहला सैंड ड्यून है वो, जहाँ की इतना बालू है। यह एक आश्चर्यजनक बात है कि चारों तरफ बर्फ की पहाड़ी है और वो बर्फ का टीला है, भयानक मीलों मील है। तो एक वो बहुत अच्छा लगा। दूसरा, मैंने पूछा कि इतना अच्छा अमेरिका है तो यहाँ कुछ गड़बड़ जैसा नहीं होता, तो मेरे दामाद ने कहा कि चलिए आपको ले चलते हैं। हाँ। तो वो ले गए हमको, उनका जो जुआ खाना होता है सर, हाँ, उसका कुछ अलग नाम देते हैं ये लोग। हाँ, कैसीनो। हाँ, कैसीनो टाइप। तो वहाँ गया, तो अब जिसको देखिए एकदम रमे हुए हैं, वो सब एक दूसरे में लगे हुए हैं, रात दिन, सुबह से शाम, शाम से सुबह वो चल रहा है। और मैंने भी एक दो बार उसमें पैसा लगा के देखा, तो कुछ जीता तो मेहमान बोले एक बार फिर और लगाइए, तो जो जीता था वो भी चला गया उसमें चला गया। तो उसके बाद फिर खाना वाना परोसा गया। तो देखे उसमें कि लाल लाल गोल गोल कुछ चीज़ है। तो मैंने पूछा ये क्या है, तो ये बोला बीफ है। बीफ। हम बोले नहीं, हम तो ये नहीं खाएंगे। तो बोले इसमें क्या है, बीफ को पिक करके निकाल देते हैं और खा लीजिए। हम बोले नहीं, ये हमसे नहीं चलेगा। और वो बचपन से जो संस्कार एक मन में बैठ गया वो नहीं चलेगा। यह मानता हूँ मैं, तार्किक दृष्टि से मानता हूँ कुछ नहीं है, जैसे चिकन है, जैसे मटन है, जैसे बुफोलो का खाते हैं, जो चीज़ भी है वो अभी तो मीठ ही है, मगर नहीं होगा, नहीं होगा। तो हम लोगों से नहीं होता था। और मेरी मिसेज भी साथ में थी, तो ये शुद्ध शाकाहारी हैं। अच्छा। तो घर में यदि आज मछली मांस बन जाए तो फिर खा के पूरा नहाना है, कपड़ा धोना है, घर धोना है, और उस दिन उनका खाना नहीं होगा, फास्टिंग हो जाएगी उनकी। तो उनके लिए बहुत दिक्कत थी। जहाँ जाएं तो फिर कुछ चूड़ा, कुछ सत्तू, एक छोटा सा कुकर लेके हम लोग जाते थे और घूमते थे। नेचर साइड अमेरिका का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। धरती तो एक ही है ना, घना जंगल काफ़ी है, सड़कें बहुत अच्छी हैं, यातायात की सुविधा अच्छी है। हम लोग लौट रहे थे कैलिफोर्निया से, तो घर आने में करीब 80 किलोमीटर पहले मेरी गाड़ी ख़राब हो गई हम लोगों की। तो जो जिससे होगा उनका सिस्टम, उनको कॉल किया, तो बोले कि आप 10 मिनट रुकिए, हेल्प पहुंच रहा है। 10 मिनट में ठीक गाड़ी आ गई। बोला गाड़ी आप छोड़िए। वह गाड़ी हम लोग को 80 किलोमीटर ड्राइव करके घर पहुंचाया, और दूसरे दिन गाड़ी भी ठीक होके आ गई। नहीं, सब लोगों को अपना काम ईमानदारी से करना पड़ता ही है। पड़ता है, अगर वो नहीं करेंगे तो चलेगा ही नहीं। एक बहुत ख़राब चीज़ ये लगा सर कि अमेरिका इतना समृद्ध देश है, इतना धनी, दुनिया को अपना अमीरी बांटता है, पर जिस भी मंदिर के पास हम गए वहाँ बोर्ड लिए खड़ा, प्लीज हेल्प मी, आई एम सो पुअर, आई एम हंग्री फ्रॉम इतना डेज, फ्रॉम उतना डेज, वो वहाँ भी था। जबकि सरकार का कहना है कि उनके लिए फ्री वो है, सब कुछ व्यवस्था है। ये मांगते हैं, मांगने की आदत है इनकी, ये मांगते हैं। हाँ, हर तरह के लोग हैं, इंसान तो वही है। दूसरा यह है कि वहाँ रिश्तों में एकदम संलगाव नहीं है। वो 10, 12, 14 साल का बच्चा हुआ, उनका अलग कमरा अलॉट हो गया, और फिर उनका अलग सर्किल हो गया, और बच्चे जब बड़े हो गए तो माँ बाप से अलग हो गया, माँ बाप अलग हो के ओल्ड केयर होम में चले गए,
और 80 90 85 साल के बच्चे देखा वॉलमार्ट में काम कर रहे हैं, टाली चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो $17 मिलेगा 1 घंटा को उनको, 2 घंटा 3 घंटा काम करेंगे तो इतने डॉलर होगा तो वो खा सकें। बच्चे कहाँ हैं, तो बच्चे मुझसे अलग रहते हैं, तो ये अच्छा नहीं लगा। नहीं, वो तो खैर है ही, और अच्छी बात मैं उसको ये देखता हूँ कि आप इसी जीवन में ये भी एक्सपीरियंस करके आए, जी जी। क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है, इतने देश हैं, इतनी बड़ी धरती है। काफ़ी घूमा सर जी। मगर बहुत जमा नहीं, वो एक हिंदुस्तानी मन अमेरिका में रम नहीं सका। नहीं, रमाने की जरूरत क्या है, सिर्फ देखना है। हाँ घूमे काफ़ी, जी बिल्कुल, हम काफ़ी तो यही मिले- मानते हैं। काफ़ी घूमे, काफ़ी मिले जुले लोगों से, काफ़ी वो स्लाइड किया, काफ़ी स्की भी किया, वो सब अच्छा। भी, हाँ वो भी किया। अरे वाह। सैंड ड्यून पर चढ़े भी, बालू में इतना इतना डूब भी जाते थे, वो सब भी इंजॉय किया। हाँ हाँ हाँ। एंजॉय एक प्रकृति और धरती, क्योंकि धरती से जो अपनापन हमें लगता है। सोने की खदान में भी घूमे, वहाँ से अच्छा। कुछ सोना वो सैंपल मिलता है कुछ रुपये का, वो लेके भी आए, हाँ हाँ जो प्योर अच्छा, यादगार के तौर पर। जी 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 जी। अभी क्या मिस करते हैं लाइफ में? कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 75 साल हो गई सर। क्या मिस करते हैं? आपको क्या लगता है आगे कैसे जीना चाहिए? या मिस करते हैं सर अकेलापन, साथियों की कमी। साथी हैं सर, हमारे साथी जैसे कॉन्ट्रैक्टर हैं, बैंक के लोग हैं, खेतिहर हैं, ताश खेलने वाले दोस्त हैं, वो सब कुछ है, पर लगता है कुछ छूट रहा है। हम जिस तरह की बातों से मेरी खुशी है वह नहीं है, वो साहित्य पर बात करने वाले लोग नहीं हैं, कविता सुनने सुनाने वाले लोग नहीं हैं। आप किसी भी शहर में जाइए तो सबसे अधिक कवि मिलेंगे आपको। मेरे शहर में भी तकरीबन 200 कवि हैं। अच्छा। 200 कवि हैं, मगर एक भी पंक्ति उनकी सीधी नहीं रहती है, और कुछ आप बोल दीजिए तो फिर वो रिश्ता वर्षों के लिए ख़राब होता है, तो उन गोष्ठियों में भी जाने का मन नहीं करता है। तो आपको लगता है कि जो इंसानी क्वालिटी, मेरा एक ऑब्जर्वेशन है जिसको मैं थियराइज करने की कोशिश किया, कि जैसे कोई अगर किसी दूसरे ग्रह से आए और कहे कि हमें 100 मनुष्य चूज़ करके लेके जाने हैं, 100 क्वालिटी है ना, तो किस तरह के मनुष्य वो चूज़ करेगा? तो मैं ये मानता हूँ कि जैसे हम टमाटर चूज़ करते हैं, उनको सर गांव ही जाना पड़ेगा, चूज करना होगा तो। गांव में अभी भी सादगी बची है सर, Right. इतना के बावजूद। राइट। तो हमें यही लगता है कि क्या हमें वो चूज़ करेगा? मैं इसको ऐसे देखता हूँ जी। कि वो जो क्वालिटी है वो 100 आदमी चूज़ करता है, तो क्या हम एज ए ह्यूमन बीइंग, एज एक इंसान के तौर पर, क्या हम में वो क्वालिटी मैं डेवलप कर रहा हूँ कि कोई ऐसे सेलेक्ट करने आए तो वो ह्यूमन क्वालिटी देख के कहे कि चलो रवि को लेके जाते हैं? या नहीं सर, मैं तो मानता हूँ कि मुझे चूज नहीं करेगा। इसलिए मानता हूँ सर कि शहर में रहकर जो बेईमानी का माहौल है सर, जो चालबाजी का माहौल है, जो धोखाधड़ी है, और आपको सरवाइव करना है इसी के बीच, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें तो हम लोग में भी आ जाती है। उस तरह से हम नहीं कह सकते कि हम बहुत पाक साफ ईमानदार सच्चे, थोड़ी भी बेईमानी हम में नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन ये सारा कुछ बहुत सोशल नहीं है? है सोशल, सोशल है कि ये आपको बहुत ईमानदार होना चाहिए, ये एक सोशल इंजेक्शन दिया हुआ है, जी। जबकि जितने सो कॉल्ड सफल लोग हैं, आप ये नहीं कह सकते कि वो वैसे ही बहुत ईमानदार होंगे। मैं आपको बताऊं, लालू जी। यादव मेरे मित्र हैं सर, अच्छा। बहुत अच्छे मित्र हैं जी। और जब इमरजेंसी के दिनों में हम लोग, यहाँ चौर है एक, 10-10 दिन तक आम के पेड़ पर रहते थे और नदी से मछली पका के आग में खाते थे, और रात में आके होटल से खाना ले जाते थे। हमारे 14-15 साथी हैं, सब जेल चले गए थे, हम 2 लोग और लालू यादव ये चौर में रहते थे। उसके बाद उस रिश्ते को हम नहीं निभा पाए, आखिर कोई तो कारण रहा होगा, नहीं निभा पाए सर। आज भी वो जानते हैं हमको, मैं भी उनको जानता हूँ। मेरे बहुत सारे मित्र मिनिस्टर हैं अभी, पर वो नहीं निभा पाते हैं, क्योंकि उनको जो हमसे चाहिए वो हम दे नहीं सकते, और उनसे लेने के लिए हमको जो देना पड़ेगा वो हम नहीं दे सकते। इसलिए रिश्ते नहीं रहते, वो भी नाम जानते हैं, हम भी नाम जानते हैं, मगर वह संपर्क नहीं है।
मेरा भी दो विद्यार्थी सर एमपी है, एमएलए है भी, मगर सब वही है, बस बनावटी रिश्ता है सर, दूर का रिश्ता है। तो राजनीति के बारे में कहते हैं ना सर कि यदि आपको 5 पैसा उनसे लेना है तो 50 पैसा आपको रिटर्न देना होगा। बिल्कुल। तो यह फिर रिश्ता निभेगा, नहीं तो नहीं निभेगा। आप और कुछ बताना चाहें सर? बस सीधा साधा चल रहा है जीवन उन लोगों का सर। खाते पीते हैं, घूमते फिरते हैं, पत्नी के साथ रहते हैं, उनका ख्याल रखते हैं कि बच्चों को पालने में जो कठिनाइयाँ उन्होंने झेली है इस एज में उससे ऊपर रख सकें, उनको सुख दे सकें, उनको वह संतुष्टि दे सकें कि मानव जीवन में आकर बेकार नहीं हुआ है मेरा जीवन, उनको साथ दे सकें, उनके अनुरूप चल सकें। इतनी ही कामना रहती है इस समय, बच्चे अच्छे से रहें, समाज अच्छा रहे। देखिए सर, बच्चे अच्छे कैसे रहेंगे? जब समाज अच्छा रहेगा तभी बच्चे अच्छे रहेंगे। बिल्कुल। तो अपने ते ही जो हो पाता है समाज के लिए वो करते हैं, इस तरह से चलता है जीवन। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। दोस्तों धन्यवाद सर। धन्यवाद। दोस्तों, ये थे डॉक्टर श्याम भगत, जो कविताएं लिखते हैं तो अपना नाम लिखते हैं श्याम दिवाकर। आपको ये बातचीत कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार। जी सर। अल्बेर कामू एक पत्रकार थे और उस दिन नोबेल प्राइज़ की घोषणा होने वाली थी, तो उसका क्रम रहता है, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके बाद लिटरेचर, उसके बाद सबसे अंत में इकोनॉमिक्स का आता है। तो न्यूज़ कवर कर रहे थे और उनको अपना जहाँ काम करते थे उनको देना था। अचानक उनके नाम की घोषणा हुई। 18 अक्टूबर 1957 की बात है ये, कि अल्बेर कामू को साहित्य के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो वो घंटों अवाक रहे, वो सोच नहीं पाते थे कि मुझको ये कैसे मिल सकता है, मगर घटना सच थी, मिलना था, उनको मिला था। काफ़ी अवाक रहे। तो काफ़ी देर के बाद जो पहला नाम उनके दिमाग में आया इस घटना के बाद, वो उनकी माँ का आया। वह माँ जो पिता के मरने के बाद झाड़ू पोछा का काम करती थी दूसरे के घरों में, और उससे जो पैसे होते थे अपने बेटे को पढ़ाना चाहती थी, मगर उससे वो पूरा नहीं हो पा रहा था। तो चूँकि काम पढ़ने में थोड़े तेज थे, मेधावी थे, तो मिडिल स्कूल के जो टीचर थे उन्होंने उसको सहारा दिया, उसके लिए किताब की व्यवस्था की, उसके लिए रहने की व्यवस्था की, उसके लिए खाने की व्यवस्था की, और इस तरह से उसने पढ़ाई अपनी जारी रखी और फिर साहित्य की दुनिया में आया और अंत में उनको नावल मिला। तो नावल मिलने के बाद दूसरे या तीसरे दिन उन्होंने अपने उस सर को चिट्ठी लिखी कि सर, आज यह कामू जो कुछ भी है वह आपके सिवा कुछ नहीं है। जिस प्रकार कूड़े के ढेर पर फेंका हुआ उपला है उस तरह मैं था, आपने उस उपले को सोने में बदला और अल्बेर कामू आज सारे देश में कामू के नाम से जाना जाता है। तो सर, मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ और जीवन में मैं कुछ भी कर लूँ आपके लिए उससे ऋण नहीं हो सकता। वाह। आप अपनी माँ को कैसे याद करते हैं? मैं अपनी माँ को बहुत याद करता हूँ सर। बहुत, मेरे हम लोग की भी स्थिति वही थी सर। माँ और पिताजी ने कहा था बच्चे को पढ़ना है और पढ़ाना है, और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे सारे जो दायाद थे वो बाबूजी को, बनारसी भगत उनका नाम था, बोलते थे आप पागल हैं बनारसी, खेत बेच के पढ़ा रहे, कोई काम नहीं देगा। तो बाबूजी का कहना था कोई काम नहीं देगा मगर उनको तो अपना काम आएगा ना, क्या बात? वो पढ़ाई तो उनके काम आएगा, हम तो किस दिन मर जाएंगे, तो कैसों न कैसों खा लेंगे जिस तरह से जी रहे हैं। तो आज स्थिति यह है सर कि बाबूजी के उस बिके हुए खेत को जब चाहूँ मैं खरीद दे सकता हूँ। जितना खेत उन्होंने बेचा मेरी पढ़ाई के लिए हम भाई खरीद दे सकते हैं जी। मगर जो हमारे दयाद थे वो सर कट्ठे से बीघा से कट्ठा में, कट्ठा से धुरकी में गया, और आज वो खाने के मोहताज हैं। उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया नहीं, बोले इतनी ज़मीन है पढ़ के क्या होगा, हमारा तो दिया हुआ दूसरे लोग खाते हैं। तो वह माता पिता धन्य है सर, जो निरक्षर, हमारे पिताजी को बहुत लिखना नहीं आता था सर, वो कुछ थोड़ा बहुत टोटा। हम लोग जब बड़े हुए तो बाबूजी को नाम लिखने सिखाते थे। तो उस शख्स ने, जिसको खुद क ख नहीं आता हो
और यह संकल्प लिया है कि अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा चाहे जैसे हो। तो धन्य थे वह माता पिता सर, वो ऐसे माता पिता सबको मिले, जी। यही मेरी इच्छा और आकांक्षा रहती है। अभी आप अपनी पत्नी के बारे में बताइए, किस मेरी सन में शादी हुई थी आपकी? मेरी शादी हुई है सर 1800 1900। हाँ 1968 में, 1968 में शादी हुई है। और मोतिहारी में मेरी शादी हुई है। क्या शुभ नाम हुआ दीदी का? श्रीमती रीता रानी। हम्म, हाँ, उन्होंने जब मेरी शादी हुई थी तो उन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ था। तो फिर मैके में रह के उन्होंने टीचर्स ट्रेनिंग की, और जब यहाँ आई तो फिर मेरे साथ रहकर पॉलिटिकल साइंस में एमए किया उन्होंने। और उनकी नौकरी पहले वहाँ थी मधुबनी में, जहाँ ससुराल है। तो वहाँ से फिर थोड़ी कोशिश करके मैंने ट्रांसफ़र कराया मुंगेर, और मुंगेर से ही सेवानिवृत्त हुई वो। कितनी बहन है वो? 4 बहन हैं। अच्छा, तो विभा जी का क्या नंबर है उसमें? चौथा नंबर। अच्छा, वो सबसे छोटी है। ओके, चौथा नंबर है। तो ओवर द ईयर उनकी ग्रोथ और उनके बारे में और बताइए ना। बहुत सीधी हैं जी। सच्ची हैं, बहुत प्योर शाकाहारी हैं, और झूठ जरा भी बर्दाश्त नहीं होता उनको। जैसे हम लोग क्या कहते हैं कि 1000 रुपया दो ना, लौटा देंगे, पर जितनी बार लिया आज तक लौटाया नहीं है। तो हर बार बोलती हैं कि आप तो उस बार भी बोले थे लौटा देंगे, उस बार भी बोले थे लौटा देंगे, तो नहीं दूंगा पैसा, पर 1 घंटे के बाद देखते हैं फिर आके दे देंगे कि इस बार पक्का लौटा दीजिएगा। और उनका वो देना भी जारी है और मेरा नहीं लौटाना भी जारी है। तो वो पेंशन मिलता है उनको, मेरा भी पेंशन मिलता है, आराम से ज़िंदगी चल रही है। घूम फिर रहे हैं, जाते हैं। पत्नी भी साथ गई थी अमेरिका, अभी दुबई जाएंगे जो एक आध महीने बाद, वहाँ से फिर अमेरिका जाएंगे बेटी के पास। और इस तरह से घूमना फिरना रहता है। बहुत सरल, बहुत सीधी। वो तो सब अजय जानते हैं, विभा जानती है सारा कुछ इनके बारे में। अजय जी के बारे में बताइए। अजय जी, आप लोग उनको कैसे देखते हैं? अजय जी से मेरी बहुत छनती है सर। विभा मेरी शाली जी हैं, मगर उससे उतना नहीं बनता है जितना अजय से बनता है। अच्छा। हम दोनों भाई जब भी होती है बहुत सारी बात करते हैं, घर परिवार, जी, जी। रिश्ते नाते, विवाह के बारे में भी, अपने बारे में भी। तो अजय जी के मन में बहुत छल कपट नहीं रहता, बहुत साफ आदमी है। बिल्कुल। और विभा जी बहुत नाप तोल के बोलती हैं, ये बोलने से क्या होगा, नहीं बोलना चाहिए, या वो बोलना चाहिए। अजय में वो नहीं है। अजय बहुत साथ हैं, जो बोलना है साफ बोलेंगे। और फॉर्मेलिटी इनके जीवन में कुछ नहीं है। जैसे हम लोग गए वहाँ, तो कभी मक्के का भूंजा खा रहे हैं, कभी शरबत पी रहे हैं, कभी ये चीज़ खा रहे हैं, कभी वो चीज़ खा रहे हैं। अजय की कोशिश रहती है कि 24 घंटे में 24 घंटे इनको कुछ कुछ खिलाते रहें। अजय एकदम भाई की तरह ट्रीट करते हैं। बिल्कुल, भाई की तरह ट्रीट करते हैं। अजय अच्छे लगते हैं मुझको, बराबर बात होती है। उनकी जो एक पब्लिक इमेज है, उनका लिखा हुआ भी पढ़ते होंगे आप इतने सारे पढ़ते? जी, वो बताइए उनके बारे में और बातें बताइए। तो अमूमन सिनेमा पर ही लिखते हैं जी। बहुत सारी बातों से सहमत भी नहीं होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि उनसे सहमत हुआ ही जाए। बिल्कुल। कुछ सांप्रदायिक हिंसा को लेकर भी जो बातें होती हैं, उनका कुछ अपना ओपिनियन है, मेरा कुछ अपना ओपिनियन है। हिंदू मुस्लिम को लेकर भी बहुत सारी बातें होती, बहुत सारी बहसें भी होती हैं। तो हम उनके स्टैंड पर कायम नहीं रहते हैं, अंतर आता है। तो उन सब के बावजूद अजय मुझे अच्छे लगते हैं, अच्छी बात होती है जी। और आपकी साली जी विभा जी? विभा तो अच्छी है, प्यारी है, साली है तो प्यारी है, मानती बहुत है हम लोग को, बहुत अच्छा रिश्ता है। इन दोनों बहनों का बहनापा बहुत प्रगाढ़ है, बहुत प्रगाढ़ बहनापा है दोनों, रीता और विभा का। ये दोनों एकदम दांत कटी रोटी है, यही समझिए। 4 बहनों में बस यही 2 बहन अपने को मानती हैं कि मेरी बहन है, तो उस रिश्ते का निर्वाह हम लोग भी करते हैं उस तरह से। जी जी जी। और मैं लगभग 91 से जानता हूँ, 91-92 जब अजय चीन से लौट के आए, और चीन से लौट के आने के बाद बॉम्बे में जो नया मित्र उनका बना वो मैं ही था। जी जी। तो अजय ने तो एक जो विकास इनका था वो चीन में हो चुका था। जी, वो हो चुका था।
लेकिन विभा जी को विकसित होते हुए मैंने देखा कि कैसे, जी बहुत तो बहुत उस पर अच्छे। बात करिए कि कैसे पहले आपने उनको देखा और आज कैसे देखते हैं, नहीं, विवाह क्योंकि में ज़्यादातर हम अपनों के बारे में ये बातें नहीं करते। विवाह में वही स्पार्क पहले भी था, जी। ये आप मानिए, हम्म, क्योंकि घर का वह माहौल नहीं था। हम्म, विवाह ने विद्रोह करके शादी की, जी, तो माँ बाप का विद्रोह, बहन का विद्रोह, जीजा का विद्रोह, समाज का विद्रोह, सबको झेल कर उसने शादी की। पर हम लोगों ने उनका साथ दिया कि ठीक है शादी करिए, बढ़िया है। तो विवाह उस समय जब पढ़ रही थी, आपकी शादी हो चुकी थी विभा जी मेरी की शादी के हो पहले? चुकी, अच्छा, जी, तो हो बताइए ना वो परिदृश्य मेरी- थोड़ा सा, मेरी शादी हो चुकी हम थी। लोगों के लिए जानना और रोचक होगा। इसके लिए भी दूसरी शादी, मैंने इसकी भी शादी लगभग आरा में फिक्स होने को थी, जी, और लगभग तय था कि यहाँ शादी होगी। प्लीडर थे, वकील थे, जी, पर विवाह को वो पसंद नहीं था। हम्म, तो ये इसने भाग कर शादी की। अजय के परिवार के लोग रहते थे वहाँ दरभंगा में, उन लोगों के सहयोग से ये शादी हुई। उसके बाद विवाह की नौकरी पहली बार कलकत्ता गई वो, तो उसमें जो स्पार्क था वो धीरे धीरे तेज होना शुरू हुआ। जब उनको स्वतंत्रता मिली, जब उनको स्वाधीनता मिली, आर्थिक क्षमता बढ़ी और अपने से निर्णय लेने का अधिकार मिला, तो वो चीज़ें बढ़ी। लिखने पढ़ने की चीज़ें तो पहले से थी, बिल्कुल, लिखती पढ़ती थी, तो वो चीज़ें धीरे धीरे विकसित हो रही थी। सबसे पहले उसने कहानी को साधा, और उससे भी पहले उसने वो लिखी खो से निक्षत, वो उनकी कहानियां हैं मिथिला की, ये गोनू झा की गोनू झा किस्से, के, खो हाँ, से हाँ। निक्षत, ये सब मैथिली की कहानियां हैं। तो तभी दिख गया था कि पूत के पाँव पालने में दिखते हैं कि ये कहानी में अच्छा करेगी। तो कहानी विधा में धीरे 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 बढ़ी। वहाँ से ट्रांसफ़र होके जब वो चेन्नई गई, और चेन्नई से जब बम्बई आई, तो कांदीवली में जब रह रही थी वो, तो वहाँ से फिर उनका रुझान जब नौकरी में हुई, तो दुनिया बदली, चीज़ें बदली, नज़रिया बदला, लोग बदले। लिखने पढ़ने का हुनर तो था ही, लिखना पढ़ना शुरू किया, और अजय की संगति में आकर सिनेमा वाले से मिलने जुलने का भी योग बढ़ा। तो उसने अपने फॉर्म को चेंज किया, वो नाटक में गई। एक कहानी को ही समझिए कि उसने ट्विस्ट किया, ट्विस्ट किया और ड्रामेटिक फॉर्म में गई। उस चीज़ को देखा और उसको धीरे धीरे साधने की कोशिश की कि इसको मंच पर हम कैसे ले जा सकते हैं। वो शुरू से, बचपन से जब शादी हुई थी, जब से मैं देख रहा था उनको, उनमें वो उस तरह का था, उछल कूद करने का, कुछ बन के दिखाने का, अपने को अलग तरह से पेश करने का, वो सब कुछ था उनको बचपन से। तो उन्होंने ड्रामा के माध्यम से अपने को मंच पर साधने की कोशिश की कि देखते हैं मंच पे हम कर पाते कि नहीं, कर पाते कि नहीं। तो धीरे धीरे नवरंगी नटनी का मंचन उन्होंने किया, और देखी कि इसमें सफल हो रही हैं। तब फिर उन्होंने अलग अलग नाटकों का मंचन किया। उसमें जब उनको सफलता मिल गई, तब उन्होंने सोचा जब रंगमंच में सफलता मिल गई, तो रंगमंच ज़्यादा कठिन विधा है सिनेमा से, मैं ये मानता हूँ। जी जी जी, कि वहाँ तो टेक जैसा कुछ होता नहीं है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने वहाँ कदम रखा, और पहले 1 मिनट का, 2 मिनट का, 5 मिनट का, उस तरह से उन्होंने काम किया। और आज देखिए आपके सामने है, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, बड़े सिनेमा में काम कर बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभिनय क्षमता उनकी आपने गजब की उनकी है। कौन कौन सी फिल्म देखी? अभी जो फिल्म आई है वो तो तुरंत देखी है, माँ देखी आप? माँ देखी है, पूरी हाँ। देखी है। तो उसके बाद ताज़ा खबर में थी, वो देखी है। उसके बाद ये महारानी सीरियल में थोड़ी देर के लिए है, अच्छा, वो देखी है। उनकी करीब करीब जितनी भी चीज़ें हैं देखी है मैंने, अच्छा अच्छा। देखी है। तो विभाग मुझे इतना प्रिय इसलिए है सर कि वो बेहद कॉन्फिडेंट लेडी है, बेहद कॉन्फिडेंट, और मंच पर जरा भी नर्वस नहीं होती हैं। हम लोग जीवन भर भाषण ही देते रहे, पर तब भी कभी कभी वो स्टेज सिकनेस लगता है, पर उसको नहीं लगता है। वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं, और जो वो मानती हैं उस पर अडिग रहती हैं। हम लोग बीच बीच में समझौता भी कर लेते हैं, अच्छा रवि जी ये कह रहे हैं तो इसको भी ज़रा विचार करना चाहिए, पर विवाह वो नहीं करती है। वो जो मानती है वही मानती है, और उसी पर वो टिकी रहती है। जी बिल्कुल। अंतर है थोड़ा थोड़ा सबका। जी बताइए, इस क्या नाम है किताब का, एक बार फिर से बताइए। बिफोर द बैटल बिगिंस। ये तृप्ति प्रिया की किताब है। हाँ, अब बताइए इस किताब के बारे में। तृप्ति प्रिया मेरी बड़ी बहू हैं जी। बॉम्बे में ही रहती हैं। हाँ। और
लिखने पढ़ने का शौक उनको बचपन से है थोड़ा थोड़ा। तो अब बच्चे थोड़े बड़े हो रहे हैं तो फिर से लिखने का जो शौक है जारी हुआ है। तो उन्होंने यह किताब लिखी है गीता फ्यूचर वॉरियर्स को कैसे काम देगा, आने वाली पीढ़ी के लिए गीता का क्या महत्व है, अच्छा। क्या उपयोग है। ये कहानी वहाँ से उठाई गई है कि कौरव और पांडव की सेना कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए खड़ी है, तो अर्जुन जब सामने निहारता है तो कौरव सेना में ऐसा कोई भी नहीं दिखता है जो उनका अपना सगा ना हो। तो कृष्ण से वो पूछते हैं कि मैं किनकी हत्या करूं, किनके खिलाफ मैं लड़ूं। तो कृष्ण जवाब देते हैं कि अब ये सारे तुम्हारे शत्रु हैं, ये सारे मरे हुए हैं। क्यों मरे हुए हैं? कि इन्होंने ये पाप किया है, ये कुकर्म किया है, इन्होंने ये दुर्विसंधि की है, उन्होंने ये की है। तो वहाँ से इन्होंने ये थीम उठाई है कि आज की युवा पीढ़ी में इतनी जो भटकन है, उनके प्रश्नों का जवाब कौन देगा। वो तो अर्जुन के प्रश्नों का जवाब कृष्ण ने दे दिया। आज के जो 8 साल 10 साल 15 साल के बच्चे जो सुसाइड कर रहे हैं, जो मर रहे हैं, जो भीतर ही भीतर उकला रहे हैं, न अपने शिक्षक को बोल पाते हैं, न अपने माता पिता को बोल पाते हैं, उसका जवाब कौन देगा। ये इस किताब की थीम है और पूरी किताब उसी पर चलती है कि ये प्रश्न है जिसका जवाब कौन देगा और कैसे देगा। बिफोर द बैटल बिगिंस, श्रीमद् भगवद गीता फॉर द फ्यूचर वॉरियर्स बाय तृप्ति प्रिया। दोस्तों ये तृप्ति प्रिया की किताब है बिफोर द बैटल बिगिंस, और बहुत अच्छी किताब है, मैं भी पढ़ना चाहूँगा। अच्छा, ओ ये सेल्फ हेल्प किताब की तरह है। जी बहुत बढ़िया। चलिए, तो आज की बातचीत सिर्फ इतनी समाप्त होती है। हम लोगों की ऑन स्क्रीन बातचीत समाप्त होती है। हम लोगों के बातों का सिलसिला तो अभी कल तक चलेगा। चलेगा जी। जी नमस्कार।